चुनाव के नतीजे आने में कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। ऐसे में अपने अपने कयास हर कोई लगा रहा है, लेकिन न्यूज नेशन ने जो अपना आंकड़ा सटीक आपके सामने अपने एग्जिट पोल्स में रखा है, उसका आधार क्या है? उसका आधार है हमारे वो सहयोगी जो लगातार कई महीनों से ग्राउंड पर डटे हुए हैं। तो सबसे पहले आज हम संजय और मैं वक्त नहीं गवाएंगे, संजय मेरे साथ है रोज की तरह। आज हम अपने सहयोगियों से बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और बोल दें कि ये सिर्फ दिल्ली या यूपी और आसपास का अनुभव नहीं होगा, पूरे हिंदुस्तान में जो दो लोग खड़े हैं मेरे साथ, पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में गए और प्रधानमंत्री का बकायदा पहली बार इंटरव्यू भी लिया इन्होंने न्यूज नेशन पर। इस बार वो भी अलग अनुभव है। प्रियंका गांधी के 5 इंटरव्यू लिए हैं मोहित, राहुल गांधी का पहला इंटरव्यू, मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करके आए हैं। पैनलिस्ट होगी वो अगले 10-15-20 मिनट आराम से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो शुरुआत करते प्रयोति। बिल्कुल, और हम वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ हैं, मोहित राज दुबे जो कांग्रेस कवर करते हैं, बीजेपी कवर कर रहे हैं, दशकों का अनुभव है, हम सर से बहुत कुछ सीखते रहते हैं। ऑफ द कैमरा भी अपने सहयोगियों को हम फोन करके पूछते हैं, आप बताइए फील्ड पर क्या चल रहा है। तो आज यही आपको बताएंगे। सबसे पहले तो विकास सर, मैं चाहती हूँ अपने दर्शकों को अपना अनुभव बता दें, क्या फील्ड पर है, क्या लोगों के जहन में था और आपको क्या लग रहा है कितना वो वोट में कन्वर्ट होगा? फिर बीजेपी पर आऊंगा। देखिए, लोगों के जहन में था जो वही चीजें जो बीजेपी के जहन में दिखाई दे रही है कि मोदी मोदी मोदी, कि मोदी है तो मुमकिन है मोदी का मैजिक चलेगा। और कहीं भी जहां भी हम गए तो वहां लोग प्रत्याशी के ऊपर बात नहीं कर रहे थे, मुद्दे एजेंडे पर बाद में आते थे, मोदी की बात हो रही थी। और ये दिखाई भी दे रहा था कि कार्यकर्ता भी बड़े निश्चिंत में है बीजेपी के, और प्रत्याशी भी बड़ा निश्चिंत बैठे हैं कि मोदी के बल पर। ये सिर्फ बीजेपी के नहीं, आश्चर्य की बात कि जो गठबंधन के दूसरे दल के भी हैं, जैसे मान लीजिए बिहार में जेडीयू वाला है, तो वो भी कह रहे हैं मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी की वजह से जीतेंगे। यानी जितने भी प्रत्याशी मैदान में थे उनको भरोसा सिर्फ मोदी के चेहरे पर था। अगर यूपी में आए तो मोदी और योगी के साथ था, लेकिन बिहार में मोदी और नीतीश के चेहरे पर नहीं, सिर्फ मोदी। नीतीश की पार्टी के प्रत्याशी भी सिर्फ मोदी के भरोसे नजर आए। हाँ, यूपी में जरूर मोदी और योगी की बात करते थे। तो एक तो ये था मोदी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैं 2004 का भी चुनाव कवर किया हूँ, उसके बाद 9 भी, फिर 14 भी हमने कवर किया, 19 भी कवर किया, इस बार भी कवर किया। इसमें बड़ा गुणात्मक अंतर हमें दिखाई दिया 19 से और 24 में। 19 में एक मोदी के लिए गजब की दीवानगी दिखाई दे रही थी, वो दीवानगी इस चुनाव में मुझे दिखाई नहीं दी, कम थी। लोग महंगाई पे बात कर रहे हैं, लोग बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, संविधान को लेकर के जो संविधान खत्म हो जाएगा, विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, वो विपक्ष का नैरेटिव धरती पर दिखाई दे रहा। उसके बाद की आरक्षण खत्म हो जाएगा, और ये मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा जिसको बीजेपी ने पकड़ लिया, फिर मामला मंगलसूत्र तक पहुंच गया कि ये तो सब प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनावी रैलियों में बोलने लगे। वो उसी के काट में था कि संविधान खत्म होगा और आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो वो बेचैनी बीजेपी में भी दिखाई दे रही थी। तो 19 से अलग इस बार मोदी के साथ साथ मुद्दों पर भी लोग बात कर रहे थे। हाँ, ये जरूर था कि जैसे ही विकल्प की बात की जाती थी कि मोदी नहीं तो कौन, तो लोगों का यही कहना था कि ये तमाम बातें हैं, लेकिन मजबूरी है कि अब मोदी को वोट करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जातीय समीकरण भी इस बार काफी हावी दिखाई दिया। सिर्फ ये नहीं कि यूपी और बिहार में, लेकिन आपको लग रहा है कि ये वोटर जो आप बात कह रहे थे, नाराजगी ठीक बात है, बेरोजगारी एक मुद्दा था, मंगलसूत्र, आरक्षण, ये सब मुद्दे थे, लेकिन जब वोटर बटन दबाने जा रहा है तो उस वक्त वो इसे जहन में रखेगा, क्योंकि उसे पता है मेरे पास विकल्प तो है ही नहीं। देखिए, बिल्कुल सही है कि विकल्प में, जैसे विकल्प की बात होती थी कि आखिर अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो कहते कि मोदी के अलावा तो कोई दिखाई देता है नहीं है, लेकिन फिर भी वही घूम करके बेरोजगारी पर और घूम करके जातीय समीकरण पर। मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि जातीय समीकरण इस बार दिखाई दिया है। यही वजह है कि अगर जैसे यूपी में कुछ सीटें कम होने की जो बात कही जा रही हैं, बिहार में जो आरजेडी और गठबंधन को मिलने की बात की जा रही है, या राजस्थान हो या हरियाणा हो कम होने का, उसके पीछे वजह यही है कि जातीय समीकरण और कुछ जो आरक्षण, संविधान और महंगाई के मुद्दे को विपक्ष जमीन पर उतारने में कामयाब रहा। तो अब यही समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जो आपने पॉइंट बोला कि जब वोट देने जा रहे हैं लोग, तो एक चेहरा हो सकता है कि दिमाग में हो, मुद्दे बहुत सारे हैं, जातीय समीकरण भी है। मोहित, आपसे जानना चाहेंगे 295 का अगर इंडिया गठबंधन टारगेट रख रहा है तो उसके पीछे वजह क्या? असल में भरोसा, विश्वास लग रहा है? जैसे विकास जी बता रहे हैं कि ठीक है, प्रधानमंत्री का अपना जो एक चार्म है वो दिखाई देता है, लेकिन इस बार वो चर्चा 19 के मुकाबले थोड़ी कम है। क्या ये वजह है, या असल में संविधान का मसला, जातियों का मसला, बेरोजगारी का मसला, महंगाई का मसला, ये ग्राउंड पे दिखा आपको?
नहीं, बिल्कुल। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है कि जो 295 का जो आंकड़ा इंडिया गठबंधन ने संजय दिया है, ये क्या वाकई वास्तविकता में या जमीन पे बदलता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए, जो दावा है, इंडिया घटक दलों का जो दावा है, कांग्रेस का जो दावा है, उस दावे में सीधे तौर पे जो उनका मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में जो बात की गई है, मैनिफेस्टो में कही गई है कि 8,500 रुपए हम महिलाओं को प्रति महीना खाते में डालेंगे, 30 लाख रुपए जो है 30 लाख पक्की नौकरी देंगे। मोहित बख्शी भी आ गए हमारे साथ। देखिए, हम जानेंगे मोहित आम आदमी पार्टी के भी, हम आपको सारी डिटेल, दो मोहित है हमारे साथ। असल में जमीन पर क्या है? हाँ, आइए ना। मैं कंप्लीट कर दूं। तो जो 400 मोहित, आप इधर आइए। देने की बात हुई, इधर आ जाइए ग्राउंड पे खासतौर पे बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को जो है नैरेटिव बनाने की पूरी कोशिश जो है इंडिया घटक दलों ने की है। और जब अभी विकास जी जो बात कर रहे थे कि संविधान का जो मुद्दा खासतौर पे रहा है, तो जो एक नैरेटिव जो 400 पार का आंकड़ा जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, तो विपक्षी दलों ने ये उठाया कि भाई 400 पार की जरूरत क्या है, जब 272 पे आप सरकार बना सकते हैं, तो वजह क्या है। दो भारतीय जनता पार्टी या 2-3 भारतीय जनता पार्टी का जो नेताओं का जो बयान आया कि भाई हमको 400 पार का आंकड़ा दीजिए और संविधान हम आपको बदल के दिखाएंगे, तो वो नैरेटिव। और देखिए, दलितों में खास तौर पे छोटे छोटा जो काम करते हैं, पीछे बाबा साहब की फोटो लगी रहती है, माला चढ़ा के रखते हैं। इस बात का जिक्र विकास सर कर रहे थे, हाँ, विकास जी कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल मंजूर नहीं है दलितों को। वो नैरेटिव काम किया। इसको तो काटने में बहुत प्रधानमंत्री जी ने कई बार खुद जिक्र किया कि भाई कोई भी आ जाए, इवन बाबा जी खुद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर खुद आ जाए तो भी ये। देखिए, यही वजह है कि जैसे ही विपक्ष ने इस नैरेटिव को बनाया, और बहुत हद तक अगर मेरा जो अपना अनुभव रहा कि विपक्ष का ये जो नैरेटिव जमीन पर दिखाई भी दिया कि लोगों में चर्चाएं चलने लगे कि अगर ये 400 इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इन्हें संविधान बदलना है, ये 400 इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इन्हें आरक्षण खत्म करना है। और शायद यही वजह थी कि प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी सभाओं में और भाषण और रोड शो में बोलना शुरू किया कि किसी में दम नहीं कि कोई संविधान बदल कर दिखा दे और संविधान को खत्म करके दिखा दे, जो बार बार एक तरीके से प्रधानमंत्री की सफाई थी, विपक्ष की सफाई थी। क्योंकि इसमें मुझे इस पॉइंट पे विपक्ष की रणनीति पुख्ता और मजबूत दिखाई दी, क्योंकि जहां भी मैं जा रहा था वहां खासतौर पर दलित समाज के लोग ये बात कर रहे थे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा क्या सही मायने में संविधान बदल जाएगा क्या। तो ये सबसे ज्यादा इस 2024 के लोकसभा चुनाव में, ये लोकसभा चुनाव में विरोधी कि मुझे दिखाई दिया कि लोगों में तमाम बातों पर चर्चाएं हो रही थी। मोदी को लेकर के लोगों में एक अपना था, और ये भी मैंने देखा कि मोदी को लेकर के कोई विरोध नहीं थी। मुद्दे पर लोग बात कर रहे हैं, प्रत्याशी के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण वाले पे आके लोगों की सुई फंस जाती थी। विकास जी, आपने इतने सारे चुनाव कवर किए, मैंने भी देखा आपको कवर करते हुए, आपके साथ भी कवर किया, बहुत पुराने समय से आप कर रहे हैं। एक बात आपने नोटिस की होगी कि इस बार जितना जाति को लेकर इशू उठाया गया, जैसे आप बता भी रहे थे, मुझे लगता है कि रिसेंट जो चुनाव हुए हैं 4-5 चुनाव, उतना जाति का मसला उठा नहीं है। और क्या ये मंडल वर्सेस कमंडल की फाइनल फाइट थी, आपको लगा? नहीं, देखिए, इसमें मंडल वर्सेस कमंडल नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए राम मंदिर को लेकर के लोगों में अब निश्चिंतता के भाव कि अब तो मंदिर बन गया, रामलला विराज गए। मथुरा और काशी इशू बन नहीं पाया हिंदुत्व के एजेंडे पर। पहली बार 2004 से लेकर अब तक के चुनाव में मैंने देखा कि बीजेपी अपने हिंदुत्व के मुद्दे को राजनीतिक जमीन और चुनावी मुद्दा बनाने में उस हद तक कामयाब नहीं हुई। यानी हिंदुत्व बहुत मजबूती से मुद्दा नहीं बन सका। यही वजह है कि मंगलसूत्र की बात, मुस्लिमों को आरक्षण दे देने की बात, प्रधानमंत्री की तरफ से ये बातें हो तो वाकई आश्चर्य में डालता है। आखिर क्यों? क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा मैं व्यक्तिगत तौर पर अनुभव किया कि राम मंदिर में लोग कह रहे हैं कि अब तो मंदिर बन गया साहब, और मथुरा काशी पे लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो मजबूरी थी कि मंगलसूत्र की बात हो, मुस्लिम आरक्षण की बात हो। और एक बात और विकास सर, ये बताइए कि पहले एक दौर था जब ये कहा जाता था कि कुछ सर्टेन जातियां थीं, जैसे ब्राह्मण, भूमिहार, अपर कास्ट कहा जाता, बीजेपी इन्हीं जातियों की पार्टी है। लेकिन इस बार आपने क्या ये नोटिस किया कि बीजेपी के अम्ब्रेला के भीतर और भी कई सारी ओबीसी जातियां या दलित जातियां आ चुकी हैं? ये बिल्कुल है, क्योंकि देखिए मोदी की वजह से सभी जातियों के लोग बीजेपी की वजह से नहीं, यहाँ कोट एंड कोट, हाँ, बीजेपी की वजह से नहीं, मोदी की वजह से। दूसरी सबसे बड़ी बात एक ये है कि आप देखें कि जो मोदी का अपना वर्किंग स्टाइल है, जो बात बोलते हैं, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे यूपी की अगर बात ले लें तो उसको बड़े अच्छे ढंग से बीजेपी और मोदी ने भुनाने की कोशिश की कि यादव के साथ दूसरी ओबीसी की जाति ना जाए। तो वो यादवों के यानी मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव के जमाने में जो बातें हुई थी उसको उठाने की कोशिश, लालू यादव के जंगल राज की कोशिश कि ताकि दूसरी ओबीसी की जाति उधर न जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात एक और दिखाई दी कि हिंदुत्व के मुद्दे पर तमाम जातियों के नौजवान बीजेपी के साथ, इसमें भी कोई संदेह की बात नहीं है। दूसरे अगर जैसे चुनाव की बात करें, जैसे मेरा अपना अनुभव बिहार
और बिहार में भी पूर्णिया जैसा जगह, खगड़िया की बात अगर कर ले या राघोपुर की बात कर ले, तो वहां जैसे यादव समाज में मैं बात कर रहा हूं, तो यादव समाज का नौजवानी कर रहा है कि तेजस्वी जी को तो मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री थोड़ा ही बनना है। कहा कि जब उनकी बारी आएगी तो देख लेंगे, लेकिन यहाँ तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है और मेरे हिसाब से मोदी ठीक है। तो यादव समाज में भी लोग बात कर, तो ऐसा नहीं है, मोदी की वजह से और मोदी हर जाति में सेंध लगाने में कामयाब मुझको दिखाई दे रहा है। अयोध्या मैं और बस मोहित से पूछ लेता हूँ, मोहित भी लंबे टाइम से कांग्रेस कवर कर रहे हैं। मोहित, इस बार हमने चुनाव में देखा कि कांग्रेस पार्टी की रीच, पूरा चुनाव सोशल मीडिया पर ही एक तरीके से लड़ा गया। पहले कभी जमाने थे टेलीविजन पर लड़ा जाता था, कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया पर रीच, जो खुद उनकी तरफ से आंकड़े जारी किए गए थे, सबसे ज्यादा थी। चाहे यूट्यूब को सबसे ज्यादा व्यूज आपको राहुल गांधी के चैनल पे थे, कांग्रेस के चैनल पे थे, या इंस्टाग्राम पे लाइक्स हो, या ट्विटर पर लाइक्स हो, या फेसबुक पे एंगेजमेंट हो। यानी कांग्रेस पार्टी के पास इस चुनाव में जनता के साथ यानी वोटर के साथ एंगेज होने का बराबर मौका था और सबसे अच्छा और बड़ा मौका था। अगर चुनाव में कांग्रेस हार जाती है इस बार भी, जैसा कि एग्जिट पोल प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो ये किसका फेलियर माना जाएगा? जो आरोप ये लगाते हैं कि मीडिया हमें नहीं दिखाता है, हमारी बात जनता तक नहीं पहुंचाई जाती, लेकिन इस बार तो इन्होंने खुद ही आंकड़े जारी किए कांग्रेस पार्टी ने कि जनता के साथ सबसे ज्यादा एंगेजमेंट इन्हीं का था कांग्रेस का। मोहित ने तो इतने इंटरव्यू किए हैं, राहुल का किया है और नहीं, प्रियंका अगर के किए हैं। फिर भी अगर हार जाते हैं तो इसका मतलब क्या आप या तो अपने प्रोमिसेस अच्छे नहीं कर पा रहे हैं, या प्रोमिसेस आप डिलीवर कर पाएंगे, इस पर जनता को विश्वास नहीं हो पा रहा। अगर कहाँ कमी रह जा रही है अगर कांग्रेस हारती है तो ये आप देखिए, बिल्कुल सुमित महत्वपूर्ण सवाल किया और आपने भी इस मुद्दे को थोड़ा सा आगे उठाया। देखिए, सवाल यही है, जो लगातार राहुल गांधी ये कहते रहे कि जो मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है, हम उस पर भरोसा नहीं करते। हालांकि न्यूज़ नेशन को पहला इंटरव्यू उन्होंने दिया, उसके बाद एक चैनल को इंटरव्यू दिया था, लेकिन न्यूज़ नेशन को सबसे पहला इंटरव्यू दिया। उन्होंने सीधे तौर पर, देखिए, मेन स्ट्रीम चैनल पे उनको भरोसा नहीं है, सोशल मीडिया पे उनको भरोसा था। इसी वजह से किसी मेन स्ट्रीम के पत्रकार से उनकी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। सोशल मीडिया के पत्रकारों से वो लगातार मुखातिब होते थे, मुलाकात करते थे। हालांकि मेरी एक दो मुलाकातें उनसे हुई है, वायनाड में मेरी मुलाकात हुई, रायबरेली में मेरी उनसे मुलाकात हुई। लेकिन राहुल गांधी ने जो नैरेटिव सोशल मीडिया के माध्यम से बनाने की कोशिश की, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी ने धुआंधार मेहनत की है, उन्होंने टेलीविजन पे भरोसा नहीं मोहित, किया। लेकिन ये भी एक बात है कि राहुल गांधी हमेशा से एग्रेसिव रहे हैं। किसी मीडिया प्लेटफॉर्म ने उनसे कभी ये नहीं कहा कि आप यहाँ मत आइए। अगर वो इंटरव्यू दें, आपको दिया इंटरव्यू, आप करने गए ना, लेकिन ये तो सोशल मीडिया वाला तो ये इतने पिछले कुछ समय में इतना काम किया गया है कांग्रेस की तरफ से, बट राहुल गांधी हमेशा से मीडिया को लेके, आप सोचिए राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज क्या रही है। एक बाइट भी देते हैं तो वो एग्रेशन के साथ देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहते हैं तो एग्रेशन के साथ रहते हैं। क्यों? उनका गुस्सा है, क्यों? ऐसा नहीं है कि कभी उनको वो मीडिया के सामने आएंगे, लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात लगती है राहुल गांधी की या प्रियंका या पूरे कांग्रेस की, कि पूरी मीडिया को वो कटघरे में खड़ा कर देते हैं, सवालिया निशान लगा देते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया का जमाना है, चल रहे हैं। क्या ऐसा कभी हुआ कि राहुल गांधी ने टेलीविजन मीडिया या प्रिंट मीडिया को बुलाया हो और बात की हो और उसको जगह न मिला हो? खैर ये मुद्दा तो खैर ये नहीं है। ये नहीं, मेरा सवाल थोड़ा सा भटक गया, राहुल गांधी की मीडिया के गुस्से पे आ गया, वो नहीं था, वो एक पार्ट था उसका। सवाल ये था कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के पास मोहित इस बार भरपूर मौका था और अपनी बात जनता तक पहुंचाने का, अपने प्लानिंग, जो भी आपके इरादे हैं या जो भी आपके संकल्प हैं या जो भी आपने वादे किए हैं, जो भी आप क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, वो आपके पास जनता तक पहुंचाने का अपनी बात का पूरा मौका था। आपके पूरी क्या कहते हैं, ट्रैफिक पूरा आपके साथ था, आपका एंगेजमेंट जनता के साथ सोशल मीडिया पर पूरा था। अगर फिर भी कांग्रेस हारती है तो फिर सवाल कहाँ है? क्या राहुल गांधी की लीडरशिप पर है, क्योंकि लगातार तीसरा चुनाव होगा हारने का, या कांग्रेस पार्टी के वादों पर है, या कांग्रेस पार्टी के इंटेंट पर है, या कांग्रेस पार्टी किस दिशा में सोच रही है उस पर सवाल आएगा? ये था। नहीं, देखिए, मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि फिर से टेलीविजन की मैं बात करूंगा। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो स्पेस उनको मिलना चाहिए, 5 सालों में जो स्पेस मिलना चाहिए, उनके मुद्दों को, जिस तरीके से मुद्दों को उठाते हैं, उन मुद्दों को किस तरीके से जो नैरेटिव टेलीविजन बनाता है, वो उनका आरोप है। तो लगातार कांग्रेस पार्टी ये कहती रही कि हमारा जो नैरेटिव होता है, हम जो चाहते हैं, जिस तरीके से जो है निष्पक्षता के साथ मीडिया काम नहीं करता, सोशल मीडिया करता है, इस वजह से हम सोशल मीडिया को इंटरव्यू भी देते हैं। ये बात। दूसरी बात जब महत्वपूर्ण, अभी विकास जी ने भी इस मुद्दे को उठाया है, इंटरव्यू देते तो क्या होता? मोदी जी ने भी इंटरव्यू दिया, उनकी अपनी एक रणनीति थी कि हमें जनता से ज्यादा बात करना है, हम इंटरव्यू पे 2 घंटे 4 घंटे या पूरा दिन हम बर्बाद नहीं करेंगे, इससे अच्छा कि हम रामपुर में या छत्तीसगढ़ के किसी छोटे से इलाके में जाकर रैली कर लें। ये रणनीति इस बार राहुल गांधी की थी। और जो वायनाड में मैंने इंटरव्यू किया था, वो भी एक रोड शो में मैंने किया था। चलो, मैं तो खैर इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ, इस पर हम जो बात कर रहे थे, क्योंकि मोहित हमारे साथ हैं। आपका सवाल का जवाब मोहित भी और अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि मोहित, आपने हरियाणा भी कवर किया, आपने पंजाब भी कवर किया, आम आदमी पार्टी आप कवर ही कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का आपने इंटरव्यू किया।
एक तो ये जो अभी मेरे सहयोगी सवाल कर रहे थे, इस पर भी आप बताइएगा, कांग्रेस क्या वाकई चूक रही है सोशल मीडिया मैनेजमेंट इतना अच्छा होने के बावजूद भी? और दूसरी बात ये कि क्या आप ग्राउंड पर देख रहे हैं कि वो वोट जा रहा है, जब वोटर जा रहा है बटन दबाने, तो जब वो बटन दबा रहा है तो वो क्या सोच रहा है उस वक्त? क्योंकि इस वक्त कंफ्यूजन तो था, उसका माइंड सेटअप क्या था? जी, इसकी जिस सोशल मीडिया के एंगेजमेंट की बात सुमित कर रहे थे आप, और टीवी मीडिया की बात आप लोग कर रहे थे, सब लोग, मैं सुन रहा था। एक उदाहरण देके समझाता हूँ, हमारे सोशल मीडिया के दर्शक भी बहुत जल्दी से समझ जाएंगे और मीडिया के दर्शक भी। राहुल गांधी बार बार मीडिया को ब्लेम करते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कैसे अलग अलग काम करते हैं मैं बताता हूँ आपको। चरणजीत सिंह चन्नी इलेक्शन लड़ रहे हैं इस वक्त जालंधर से। उन्होंने जब जम्मू कश्मीर में घटना घटी, उस घटना को, वो जो दुखद घटना थी जहां हमने अपने सैनिकों को खो दिया, उस घटना को एक तरीके से इशारों में प्रायोजित बता दिया। 1.5 दिन तक ये स्टोरी टीवी पर थी, अच्छे से थी, और कोई काउंटर कांग्रेस पार्टी से नहीं आया। अगर आपके नेता के किसी बयान से आपको नुकसान हो रहा तो है और सेंटिमेंट्स का, तो आपको तुरंत रिएक्ट उस पे करना है। आम आदमी पार्टी के ऐसा नहीं है, कोई आम आदमी पार्टी का कोई नेता गलत बयान नहीं देता, अगर वो कोई बयानबाजी आती भी है तो तुरंत उस पर रिएक्शन भी आता है, और कई बार अगर गलती होती है तो गलती मान ली जाती है। कांग्रेस पार्टी इसी चीजों में पिछड़ी रह गई। आप समझिए, 1.5 दिन तक वो स्टोरी, 1.5 से 2 दिन तक टीवी पर चल रही थी। दोपहर के वक्त वो स्टोरी आई थी, आप लोग बुलेटिन कर रहे थे उस वक्त, तो उस वक्त से लेकर अगले दिन तक वो स्टोरी चल रही थी, क्योंकि स्टोरी चलने लायक थी। आप देश के शहीदों पर सवाल जब उठाते हैं, ऐसी घटनाओं पर सवाल उठाते हैं, तो कांग्रेस को तुरंत, अगर कांग्रेस रिएक्ट करती तो मीडिया वो जरूर चलाता। अच्छा, ये तो लगभग 2014 से ही मुझे लगता है कांग्रेस इन बातों में पीछे रहती है कि मुद्दों को तुरंत लपकती नहीं है। जब वो मुद्दा पूरा धूमिल हो जाता तब कहीं बयान आता। लेकिन केजरीवाल को आपने कवर किया, केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं तो भी लाइमलाइट में आते हैं, पूरे दिन चलते हैं, जाते हैं तो भी लाइमलाइट में आते हैं। इसका असर दिखा क्या पंजाब और हरियाणा और दिल्ली में है? मैं आपको बता दूं, दिल्ली में 21 मार्च खुद हमने मुख्यमंत्री से ये पूछा भी था, तो उन्होंने खुद कहा कि 21 मार्च और 10 मई ये 2 तारीख हैं जो दिल्ली के चुनाव में नैरेटिव चेंज करने वाली रही। मैं ग्राउंड पर हूं, 2007 से रिपोर्टिंग कर रहा हूं, और मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी 7-0 से हार रही थी 21 तारीख को, कहीं 21 मार्च तक कहीं चर्चा में नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इतना बड़ा था दिल्ली वालों के लिए कि वहां क्लियर थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम दोनों गए थे बारी-बारी से, बिल्कुल 7-0 वाली स्थिति थी। लेकिन जब गिरफ्तारी हुई तो अब वो वोट कल्टीवेट होना, वोट कन्वर्ट होना, मैं अभी भी बता रहा हूं आपको कि बड़ा अच्छा चुनाव जो है वो वेस्ट दिल्ली सीट पर लड़ा गया है। बड़े ही तरीके से कैंडिडेट उतारा गया था। पूर्वी दिल्ली का जो कैंडिडेट है वो भी बड़ा सोच समझ के, नॉन रिजर्व सीट है, वहां पर रिजर्व कैंडिडेट उतारा गया था। एक कैंडिडेट जो अभी पेयोदे आप सवाल भी पूछ रहे थे कि कांग्रेस का शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने ही कन्हैया को चुनाव लड़वाया है पूरा। वहां कैडर छोड़िए, नेता नहीं आ रहे थे कन्हैया के लिए, और वहां पर चुनाव लड़वाया है, लड़वाने के साथ साथ जिताने की कोशिश की है। अब जीते, मनोज तिवारी का कद बहुत बड़ा है, वहां पर मनोज तिवारी को लेकर कुछ नेगेटिविटी जरूर थी, लेकिन मनोज तिवारी ने बाद में उसको कवर अप किया बीते लंबे समय से, क्योंकि ये तक अफवाह उड़ गई थी कि मनोज तिवारी की, विकास जी इस पर ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, मनोज तिवारी की सीट यहां से बदली जा रही है, उन्हें बिहार भेजा जा रहा है, ऐसी बात। लेकिन उन्होंने पूरे इलाके को कवर किया, इलाके में गए, लगातार गए, और उसके बाद उस चीज को तो कम से कम उन्होंने खत्म कर दिया। उसके बाद कन्हैया अचानक से आए, वहां से जो कांग्रेस के अंदर की खबर मोहित दुबे ने सबसे पहले करी थी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरविंदर सिंह लवली जो बीजेपी में इस वक्त, उनकी चुनावी दावेदारी थी बहुत बड़ी। संदीप दीक्षित जिनसे लगातार इंटरव्यू कर रहे थे, रामलीला मैदान में भी सबसे पहले मोहित दुबे ने ही इंटरव्यू किया था, और उनकी सबसे बड़ी दावेदारी थी। जब उनको साइड किया गया तो उससे कार्यकर्ता बहुत ज्यादा नाराज था। बावजूद उसके को वो महत्वाकांक्षी तो थे, लेकिन उन्हें उम्मीद थी पार्टी से इस बार, बहुत ज्यादा थी। मोहित बताएंगे, बहुत ज्यादा थी। लवली और संदीप दीक्षित दोनों का नाम था, लेकिन उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसकी वजह से कैडर जो है कांग्रेस का, बावजूद उसके नॉर्थ ईस्ट का चुनाव अच्छे से लड़ा गया। एक सीट जिसका चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा गया वो नॉर्थ ईस्ट थी कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि जेपी अग्रवाल, अब कई कारण रहे, उन्होंने बाद में, उनके बेटे मुदित अग्रवाल ने एक ट्वीट भी करा और अपने ही एक विधायक के खिलाफ बहुत कुछ लिखा।
सबने हम लोगों ने देखा भी, सोशल मीडिया पर उन्होंने एक्स पर उन्होंने पोस्ट की है। तो समझिए चीजें कहाँ कैसे घटती हैं, ये बाद में तुरंत पता लग जाता है। कैंडिडेट को तो कमोबेश पता लग ही जाता है अगर क्लोज फाइट ना हो तो। नहीं, इसमें पयोधी एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं जो अभी मोहित ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट की सीट पे कोई बड़ा नेता नहीं गया। देखिए, नॉर्थ ईस्ट की सीट पे इसमें कोई शक नहीं है कि जो कैडर को लगना चाहिए था, कांग्रेस के कैडर को लगना चाहिए था, कांग्रेस के सभी नेताओं को लग जाना चाहिए था, वो ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई दिया। हालांकि अनिल चौधरी, राहुल गांधी लेकिन राहुल गांधी गए थे, राहुल गांधी खुद गए, उन्होंने रैली वहां पे की। और उसके अलावा जो है जेपी अग्रवाल की जो सभा में खुद कन्हैया को उसमें बुलाया था, जो मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया था। लेकिन मैं मोहित, ये तो मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी देख रही थी, अरविंद केजरीवाल जेल में थे, फिर चाहे सोमनाथ भारती हो, इन लोगों के लिए तो कोई प्रचारकों की, वीआईपी प्रचारकों की, स्टार प्रचारकों की सूची नहीं थी। नहीं, सूची मैं बताऊं आपको, जेल का जवाब वोट से कैंपेन चल रहा था। संजय सिंह रोजाना 2 सभाएं, गोपाल राय 2 सभाएं, आतिशी को सभाओं की जिम्मेदारी मिली थी, सौरभ भारद्वाज लगातार सभाएं कर रहे थे। क्योंकि कई बार बड़े नाम नहीं होते चुनावों में, इस तरीके के बड़े नाम, जैसे अरविंद केजरीवाल अगर कहीं जा रहे हैं तो मीडिया कवर करता है। कई बार संजय सिंह को जब से जमानत मिली वो लगातार प्रचार कर रहे थे, बल्कि अरविंद केजरीवाल के आने के बाद उनका प्रचार का जो थोड़ा सा कम, उनका बर्डन कम हुआ था और इस तरीके से वो प्रचार कर रहे थे लगातार। आपको बताऊं मैं 67 लगभग इन 21 दिनों में ही अरविंद केजरीवाल ने 67 इवेंट्स किए हैं, जिनमें रैली है, रोड शो हैं, एक विधानसभा में 5-5 रोड शो, क्योंकि टाइम नहीं था। और इस बीच न्यूज नेशन को इंटरव्यू दिया अपना सबसे पहले आपने देखा नहीं तो मुझे अपना, मैं चाहती हूँ इसको आकलन को बताएं, कितना दे रहे हैं आप? मुझे लग रहा है कि दिल्ली में बहुत मेहनत करने के बावजूद भी एक सीट बहुत ये पश्चिम वाली जो आप कह रहे थे, पश्चिम वाली सीट जो है वो कहीं ना कहीं इनके पास पक्ष में जाती है। दोनों सीटें जिन पर दोनों का नाम मैंने लिया, ईस्ट दिल्ली, क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बिठाया गया था, वहां कॉम्बिनेशन जाति के लिहाज से देख लीजिए या उस तरीके से देख लीजिए तो उसका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बैठा था। और जो नॉर्थ ईस्ट की सीट है उस पर चर्चा कर ही रहे हैं सब लोग कि अगर सब कुछ सही रहा, वेट एंड वॉच वाली पोजीशन है। अच्छा, मुझे जल्दी से हरियाणा बताइए। हरियाणा में बहुत कुछ बदला है। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि क्लीन स्वीप बीजेपी कई जगह दिखाया भी गया, लेकिन हमने बहुत सधे हुए तरीके से दिखाई है और हम आपको बता रहे हैं कि वही स्थिति होने वाली है। 4 सीटों का नुकसान हो रहा है। 4 सीटों का बड़ा नुकसान, कांग्रेस वहां पर एक बार फिर वापसी कर रही है, बीजेपी को नुकसान हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो खट्टर सरकार का कार्यकाल था, जो आपने सवाल पूछा था, वही कहीं ना कहीं जिम्मेदार इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है। नहीं, मैं जब गई थी तो लोगों ने कहा कि हम खट्टर को तो वापस नहीं आने देंगे, लेकिन मोदी को लाना चाहते हैं। जी बिल्कुल यही हुआ। ये माइंड सेटअप अभी भी था सर। एक चीज समझिए कि बीजेपी ने 2 राज्य ऐसे हैं जहां एक्सपेरिमेंट किया, एक महाराष्ट्र और एक हरियाणा। महाराष्ट्र में गैर मराठा पॉलिटिक्स, हरियाणा में गैर जाट पॉलिटिक्स। क्योंकि आप देखें हरियाणा में जाट कितने % है, अगर मान लीजिए 26% है तो रेस्ट कौन से लोग हैं, उनकी कहीं काउंटिंग ही नहीं थी। हरियाणा का मतलब जाट हो गया, हरियाणा, हाँ, वो जाट सेंट्रिक पॉलिटिक्स बन, महाराष्ट्र का मतलब मराठा हो गया, और है 24 से 26%। तो उस जब वो पॉलिटिक्स चली बीजेपी कि नॉन जाट की पॉलिटिक्स वहां, नॉन मराठा की पॉलिटिक्स वहां, तो देवेंद्र फडणवीस वहां मुख्यमंत्री बन गए और यहाँ खट्टर बन गए। अब क्या हुआ कि खट्टर को जब बदल दिया बीजेपी ने, आखिर ऐन मौके पर बीजेपी ने क्यों बदला? क्योंकि बीजेपी को ये पूरी जानकारी थी, पूरा फीडबैक था कि इससे अब माहौल थोड़ा बिगड़ रहा है। तो देखिए, हटाया गया तो किसको लाया गया? सैनी समाज से लाया गया, जाट से नहीं लाया गया। जाट से नहीं लाया गया। वहां भी बीजेपी ने मैसेज दिया कि जाट को हम लेकर नहीं आ रहे। बीजेपी कह रही है कि भैया 26% तुम जाओ, जहां रहना है रहो, हम बाकी 73-74% की राजनीति कर लेंगे और हम आ जाएंगे। तो वहां कहता कि खट्टर को हटाते ही जो नाराजगी थोड़ी थी लोगों की, वो बीजेपी का कहना है कि वो डाइल्यूट हो गया और बाकी जो नॉन जाट वोट है वो मेरे पास इंटैक्ट। जल्दी से पंजाब छोटा-छोटा रिएक्शन सरप्राइजिंग रहेगा। लेकिन सत्ता होने के बावजूद आम आदमी पार्टी सेकंड नंबर पे रहने वाली है, फर्स्ट पर कांग्रेस आएगी। ये मैं अभी आपको आम आदमी पार्टी सेकंड नंबर पर रहेगी। बीजेपी का खाता खुलना बहुत मुश्किल है वहां पर, लेकिन क्योंकि गुरदासपुर और होशियारपुर ये ऐसी सीटें मानी जाती हैं जहां पर बीजेपी का पारंपरिक वोट है। इस बार शहरी वोट पड़ेगा बीजेपी को, जो विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने जा रहा है। बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ेगा पंजाब में। सीट शेयरिंग में मुझे मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं 1-2 सीटों के बीच में लड़ाई चल रही है, वहां वो सीटें हासिल कर सकती है। लेकिन वोट परसेंटेज बीजेपी का पंजाब में भी बढ़ रहा है। टॉप पर कांग्रेस रहेगी, सेकंड नंबर पर आम आदमी पार्टी रहेगी और फिर इस बार अकाली के लिए
कुछ बहुत अच्छी खबर नहीं अच्छी है। खबर नहीं के लिए है। जगह कांग्रेस को कितना ओवरऑल ओवरऑल मैं आपको दो चीजें बता दूं, दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, हरियाणा और पंजाब। किसानों का आंदोलन पंजाब के भीतर हुआ, भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशियों को काले झंडे भी वहां पे दिखाया गया। हरियाणा के भीतर भी किसानों का आंदोलन था, क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है हरियाणा और पंजाब दोनों ही फैक्टर खासतौर पे वहां पे दिखाई दे रहा है। और ये आपको मतों में भी दिखाई दे रहा था। महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा था ही, लेकिन मोदी का भी मुद्दा चल रहा था। मोदी से नाराजगी किसी को नहीं थी, राज्य सरकार से थी। और मौजूदा वक्त में मैं ये कह सकता हूं कि पंजाब में कोई बेहतर जो है प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर नहीं आ रही है। हाँ, अगर हम हरियाणा के बारे में बात करें संजय, तो हरियाणा में पिछला प्रदर्शन जो भारतीय जनता पार्टी का रहा है, उससे इस बार प्रदर्शन थोड़ा खराब है। अच्छा, दक्षिण और पूर्वी राज्य उड़ीसा से लेकर केरल तक क्या है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, उड़ीसा में बीजेपी बहुत बेहतर करने जा रही है, ये खुद बीजेपी का दावा है। मैंने अनुभव किया कि जितना बीजेपी दावा कर रही है उतना तो नहीं, बीजेपी तो 18 सीट का दावा कर रही है, लेकिन पिछली बार 8 थी। तो इस बार जो मैं आकलन कर रहा हूं कि वो 14 के आसपास, एक आध कम हो जाए, लेकिन उड़ीसा में हाँ अच्छी सफलता है। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को सीटें ठीक ठाक मिलने जा रही हैं। नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर्स हैं उसमें बीजेपी को अच्छी सफलता है। लेकिन अगर आप केरल चले जाएं, तमिलनाडु चले जाएं, देखिए बीजेपी की रणनीति थी शुरू से, हमने देखा कि शुरू से जो अभियान उनका बन रहा था, बीजेपी 365 दिन चुनावी मोड में चलने वाली पार्टी है, कि उनका पहले से ये कैलकुलेशन था कि 2024 में अगर उत्तर प्रदेश, बिहार से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान, हरियाणा में अगर एक आध सीटों का 2-4 सीटों का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कहाँ करेंगे। तो उसके लिए पहले ही उन्होंने चिन्हित करके रखा था कि हम उसकी भरपाई पश्चिम बंगाल से कर लेंगे, उड़ीसा से कर लेंगे, तेलंगाना से, आंध्रा से, केरला से कुछ न कुछ आ कर लेंगे। लेकिन जो मैं अनुभव कर रहा हूं कि जितनी उम्मीद ये तमिलनाडु से बांध के रखे थे, वोट इनका बढ़ेगा पंजाब की तरह। ये कह रहे 3 सीटें निकाल लेंगे तमिलनाडु से, बढ़ेगा, वोट की शेयरिंग बढ़ेगी। वो उसके पीछे सिर्फ राम मंदिर है। एक ही वो राज्य है तमिलनाडु का, केरला, जहां मैंने राम मंदिर का असर देखा, उत्तर भारत में कहीं नहीं देखा। काशी वाला भी कनेक्शन है, वहां से बहुत सारे लोग आते हैं बनारस। बना, क्योंकि नहीं, अब तो राम का इतना बड़ा कनेक्शन है कि आप देख रहे हैं दक्षिण के लोग अयोध्या आ रहे हैं। बनारस से आज का संबंध नहीं है, क्योंकि पूरा दक्षिण भारत शैव है, शिव उपासक है, और इसके लिए वो बनारस आते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी विकास सर, मदुरै, कोयम्बटूर और कन्याकुमारी, ये 3 सीटें बीजेपी को दी जा रही हैं, जो कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे थे। ऐसा है कि मदुरै लग रहा है आपको? कोयम्बटूर, देखिए, शुरुआती दौर में तो आया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मदुरै चुनाव लड़ने जा हाँ, रहे हैं। ये भी खबर थी। मदुरै से लड़ेंगे, उसके बाद भाई कन्याकुमारी वो चले जाएंगे, रामेश्वरम साइड में चले जाएंगे, रामनाथपुरम वाला इलाका जो है वहां चले जाएंगे। फिर बातें आई, फिर बाद में उन लोगों को लगा कि नहीं, बहुत ही खतरनाक माहौल, खतरनाक है, लेकिन पूर्वांचल छोड़ना भी ठीक नहीं है। अभी भी वहाँ जो द्रविड़ राजनीति है उसका कोई तोड़ नहीं है। जब जयललिता थी तब तक वो सेंध लगा लेती थी, क्योंकि वहाँ एक स्वाभिमान की लड़ाई होती है कि अन्ना वाला इच्छा कर रहे हैं, शायद वो तीसरे नंबर पे आए। सब जयललिता के बारे में उन्हें सबसे करप्ट नेता बता दिया था उन्हें, वो इसलिए पार्टी खफा हो गई। दक्षिण में अन्ना मलाई की बीजेपी को स्टैंड कर सकते हैं, स्टैंड बीजेपी सोशल मीडिया पर ग्राउंड पहचान देगी वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में। अन्ना मलाई की उपलब्धि यही है बीजेपी के लिए कि जिस बीजेपी को दक्षिण भारत के ग्रामीण क्षेत्र में कोई जानता नहीं था, अन्ना मलाई की वजह से बीजेपी का चुनावी चिन्ह कमल है, पद्म है, वो लोग अब दक्षिण भारत में उसकी वजह से जाने। इसलिए मैंने कहा कि इनका वोट शेयर तो बढ़ेगा, लेकिन सीटें नहीं आने जा रही हैं। केरला, संजय आपका बुलेटिन तो नहीं है? बिल्कुल मेरा है, मैं इसीलिए जल्दी से सवाल लेके जा रहा हूं। मैं एक रिएक्शन ले लेते हैं सबसे, बस मैं जानना चाहती हूँ, ठीक है, तो आप बीजेपी करिए। ठीक है, लास्ट रिएक्शन, बीजेपी कितना? देखिए कि बीजेपी ओवरऑल बीजेपी के दावे पे इस समय जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जो मैंने अनुभव किया है, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी 270-275, एनडीए 300 के आसपास। 300 के आसपास। कांग्रेस, देखिए, जो कांग्रेस का दावा है, राहुल गांधी ने कहा कि 295 सीटों से कम नहीं आ रही है, तो अब देखिए दावे में कितना असर दिखता है, नतीजों के बाद ही पता खरगे जी की पोस्ट जाएगी। अब देखिए, प्रधानमंत्री कह रहे थे ना कि उनकी नौकरी जाएगी उनकी, और प्रियंका और राहुल गांधी अगर गायब हो खरगे जी जाएंगे। की पोस्ट बदलेगी तो क्या होगा, आप नतीजों के बाद पता अच्छा मोहित, आम आदमी पार्टी का बताइए, पूरा पंजाब, अगर हरियाणा में उसका कोई वर्चस्व होता है तो दिल्ली। तो थोड़ा सा मैं विकास सर वाली बात जो है उसमें ऐड ऑन कर दूं कि पंजाब में राम मंदिर का असर है, और राम मंदिर का जो असर है वो वहां पर वोट में बदलेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन की जो स्ट्रेटेजी थी वो पंजाब में काम कर गई, अपोजिशन का स्पेस नहीं दिया बीजेपी को, इसलिए जो बीजेपी सीट में उसको बहुत ज्यादा कन्वर्ट नहीं कर पा रही है।
इसलिए इंडिया गठबंधन वहां पर अच्छा करेगा। आम आदमी पार्टी मैंने बताया पहले ही सेकंड नंबर पर रहेगी। दिल्ली में भी होप है 2 से 3 सीटों की पूरे इंडिया गठबंधन को होप है। हरियाणा में काफी टफ फाइट दी है नवीन जिंदल को। आप देखेंगे परिणामों में देखेंगे कि क्योंकि हम लोग ग्राउंड पर थे, हमने देखा है एक बड़ा एरिया जो है वो सुशील गुप्ता, जब शुरुआती तौर पर नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा नाम सुशील गुप्ता वहां बन पाएंगे, लेकिन 1-to-1 की फाइट में एक बड़ी टक्कर सुशील गुप्ता ने दी है, कुलदीप कुमार ने दिल्ली में दी है, महाबल मिश्रा ने दी है, और भी कैंडिडेट्स जो हैं वो पंजाब में देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखेंगे परिणाम, कुछ घंटों की बात है। चलते चलते एक दर्शकों को अपनी एक चीज बता दे, बड़ा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हटके, हाँ, बताइए ना विकास। कि उत्तर भारत में जो राजनीतिक सोशल मीडिया है, हाँ, सारे व्यूअर्स आपको समय देखने रहता है। लगे। उत्तर भारत में राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से मजबूत कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी हैं, उसी तरीके से दक्षिण भारत में बीजेपी के नेता हैं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, आपके अनुभव के आधार पर। इसीलिए कि दक्षिण में तमाम इन लोगों ने अच्छा, अपनी मैं ना ताकत ये वाली बात एक पूछना चाहती हूँ मोहित आपसे भी, बस 1-1.5 मिनट की बात और है। हमने जितनी भी लीडरशिप देखी है कांग्रेस की अभी तक, हिंदी भाषी तो है नहीं। आप अधीर रंजन चौधरी को देख लीजिए, आप मल्लिकार्जुन खड़गे को देख लीजिए, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, अपने अपने बहुत सगे नेता हैं, वो ठीक है। लेकिन क्या जरूरी नहीं है कांग्रेस के लिए कि आप ऐसे लीडर को भी लाएं केंद्र में जो हिंदी भाषी हो, अच्छी हिंदी बोल पाए, जो हर बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, लोगों बहुत से अच्छी। कनेक्ट, लेकिन साफ उतना आपको लगता है उनका कनेक्ट उतना है? मैं समझ गया आप कि समझ कहने रहे का हैं तात्पर्य तुम्हें? यह है कि स्वीकारोक्ति, कि उत्तर भारत में खड़गे की क्या स्वीकारोक्ति, इसलिए मैंने पहले जो कहा कि जो स्थिति खड़गे की उत्तर भारत में स्वीकारोक्ति की है, एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन और दक्षिण भारत में नहीं बता दूं। जब दलित एक अध्यक्ष बनता है नहीं, तो नहीं, बहुत बड़ा मैं फर्क दक्षिण पड़ा की है बात नहीं कांग्रेस कर रहा हूं, का। कांग्रेस खड़गे के लिए उत्तर की बात कर रहा हूं। तो जो उत्तर भारत में खड़गे की स्वीकारोक्ति है, ठीक उसी तरीके की नड्डा की या बीजेपी नेताओं की स्वीकारोक्ति दक्षिण में है। इसीलिए दक्षिण में बीजेपी बहुत बढ़िया नहीं दिखाई दे रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो दक्षिण में उनकी क्या स्वीकारोक्ति थी? नहीं थी। खड़गे जी अब अध्यक्ष बने हैं और उत्तर भारत में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वक्त आएगा तो उनकी भी स्वीकारोक्ति होगी। हिंदी, लेकिन विकास कनेक्ट जी, ना मोहित, पयोधी, आप सोचिए कि आपको, आप छोड़ दीजिए जनता को, आपको पत्रकारों से भी तो कनेक्ट, वो जो कनेक्शन है इसमें पयोधी, आपने मेरा इंटरव्यू मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ देखा होगा, क्या उन्होंने शानदार हिंदी में बात